नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के उस इलाके में जाकर आरजेडी और कांग्रेस को घेरा जहां महागठबंधन मजबूत है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 40% से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वंदे भारत, अमृत भारत और एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इसके बाद कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं, लेकिन बीजेपी, एनडीए बिहार को विकास का इंजन बनाना चाहते हैं। एक तरफ बिहार को बदनाम करने वाले हैं, दूसरी तरफ बिहार को विकास के पथ पर दौड़ाने वाले हैं। मोदी ने कहा कि एक तरफ परिवारवादी हैं, दूसरी तरफ विकासवादी हैं। एक तरफ घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले हैं और दूसरी तरफ विदेशी घुसपैठियों को खदेड़ने वाले हैं। मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग बिहार में 20 साल से सत्ता से दूर हैं, इन्हें दूर ही रखना है, इसमें ही बिहार का भला है। पूर्णिया में मोदी की रैली के राजनीतिक मायने क्या हैं? आज नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार का तारणहार बताया, उसका संकेत क्या है? जो तेजस्वी नीतीश को रोज रोज थका हुआ और बीमार मुख्यमंत्री बताते हैं, आज उन्हें नीतीश ने कैसे करारा जवाब दिया, उस पर आरजेडी ने कैसे रिएक्ट किया, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बिहार में। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद जब मोदी एसएसपी ग्राउंड पर पब्लिक मीटिंग के लिए पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। खुली जीप में जनता के बीच से गुजरकर मोदी मंच तक पहुंचे। दोनों तरफ लाखों लोग हाथों में तिरंगा लेकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। चूंकि मोदी कोलकाता में डिफेंस से रिलेटेड एक मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद पूर्णिया पहुंचे थे। कोलकाता में प्रोग्राम लंबा चला था, इसलिए मोदी पूर्णिया पहुंचने में लेट हो गए, लेकिन लोग 3-3 घंटे तक इंतजार करते रहे। इसीलिए मंच पर पहुंचते ही नरेंद्र मोदी ने देरी के लिए माफी मांगी और इसके बाद मोदी ने कहा कि उनका पक्का विश्वास है कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए सीमांचल और पूर्णिया का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए उनकी सरकार का फोकस सीमांचल पर है। मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के राज में यह इलाका बहुत पिछड़ गया, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के राज में सरकारी स्कीम्स का पैसा परिवारवादी पार्टियां खा जाती थी, जनता के पास कुछ नहीं पहुंचता था। लेकिन अब जनता के पैसे की बंदरबाट बंद हो गई है, पैसा सीधे जनता के खाते में पहुंचता है। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के नेता परेशान हैं। मोदी ने कहा ये दोनों पार्टियां बिहार के विकास से बौखला गई हैं, इसलिए अब ये बिहार का अपमान करती हैं। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। ओटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को
अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करे? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था। मोदी आज जिस सीमांचल इलाके में थे वहां मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। ये इलाका आरजेडी कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। वोटर लिस्ट के रिवीजन में सबसे ज्यादा वोट भी इसी इलाके से कटे हैं। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। डेमोग्राफी चेंज पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा। मोदी ने कहा कि जो लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं वो कान खोलकर सुन लें। घुसपैठिए बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए घुसपैठियों को देश से बाहर जाना ही होगा। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए हैं, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्यवाही होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस, आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्साह देखने वाला था। वो अलग ही मूड में नजर आए। नीतीश ने आज जनता के सामने उन कामों की पूरी लिस्ट गिनाई जो मोदी ने बिहार के लिए किए। नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए जितना काम किया उतना काम इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। नीतीश की इस बात पर सामने बैठी पब्लिक ने तालियां बजाई तो नीतीश ने कहा कि सिर्फ तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, सबको खड़े होकर मोदी का अभिवादन करना चाहिए, प्रधानमंत्री का
अभिनंदन करना चाहिए। बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, और उसके पहले कुछ नहीं था और गड़बड़ तो हुआ था बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे। तो बैठे हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने क्या किया, पहले से तो कर ही रहे हैं और अभी भी किए हैं। आप देख लीजिए कि जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दिया। कितना बड़ा फायदा होने वाला है जरा याद करिए इनके द्वारा। आज दूसरी चीज इन्होंने फिर किया, फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर की वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। हर तरह से इन्होंने किया, कितना फायदा होने वाला। तो इस सब काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को नीतीश कुमार का यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने मोदी को खुश करने के लिए बिहार का अपमान किया। सभा में लोगों को खड़ा करके मोदी का अभिनंदन करवाना ठीक नहीं है। मनोज झा ने कहा कि पूर्णिया में मोदी ने जो कहा उससे साफ है कि बीजेपी को बिहार में हार का डर सता रहा है, इसीलिए मोदी अब बांटने वाले मुद्दे उठा रहे हैं। मनोज झा ने कहा अगर बिहार में घुसपैठिए हैं तो ये केंद्र सरकार की विफलता है, इसके लिए आरजेडी कांग्रेस को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी थोड़े परेशान भी हो रहे हैं और बिहार की आंतरिक सर्वे उनको चैन से सोने भी नहीं दे रही है। 11 साल से ऊपर से तो आप हैं, अभी तो एसआईआर हो रहा था, कितना घुसपैठिया पकड़ा भैया। और अगर एक भी घुसपैठिया है किसी भी जिले में तो प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप और आपके गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले आप दोनों का इस्तीफा हो जाना चाहिए। इतनी डॉग विस्लिंग, इतना जहर समाज में बोने की कोशिश किस लिए, कि किसी तरह इज्जत बच जाए चुनाव में। अब जिस प्रकार वो आदेश दे रहे थे महिलाओं को, खड़े हो जाओ जी, ये इस तरह का आत्मसमर्पण। गठबंधन अपनी जगह, आप बिहार के सीएम हैं, क्या करवा रहे हैं साहब। बिहार आहत होता है कई मसलों पर, उसका ध्यान रखिए। इंटरेस्टिंग बात है कि जिस मंच से मोदी राहुल और तेजस्वी पर निशाना साध रहे थे, उस मंच पर पप्पू यादव भी मौजूद थे। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, इसलिए उन्हें भी इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था। पप्पू यादव ने मंच पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। एयरपोर्ट, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनें शुरू करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। एयरपोर्ट खुलने की खुशी में पप्पू यादव ने खीर भी बांटी। हालांकि जब मोदी प्रोग्राम से निकल गए, रैली खत्म हो गई, तो पप्पू यादव ने एयरपोर्ट का क्रेडिट लेने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता से उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। पप्पू यादव ने कहा कि मोदी ने पूर्णिया को आज बहुत कुछ दिया है, अगर मोदी पूर्णिया के विकास में इसी तरह मदद करेंगे तो वो भी प्रधानमंत्री का साथ देंगे। जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया। एक संकल्प थी, मैंने कहा विकास में आपका सहयोग यदि रहेगा तो हम विकास के लिए आपको धन्यवाद देंगे। सीमांचल की जनता, कोसी की जनता की जीत है। आप आए, आपका अभिवादन करें, बहुत मुबारकबाद करें। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिहार में सीमांचल के लिए एयरपोर्ट और ट्रेन का उद्घाटन किया,
उसका चुनाव में फायदा तो होगा। जिस तरह से नीतीश कुमार एक के बाद एक वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस करके लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाने में लगे हैं, इससे वोटों में इजाफा तो होगा। कांग्रेस और आरजेडी मोदी को मां की गाली देने वालों को सपोर्ट करके खुश हैं। नीतीश कुमार को कमजोर और बीमार बताकर गदगद हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने भी आज अपने पुराने अंदाज में तेजस्वी को जवाब दिया। अब आरजेडी वाले इस बात को इशू बनाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने मोदी का इतना जोरदार अभिनंदन क्यों किया। तो फिर उन्हें पप्पू यादव से भी पूछना पड़ेगा कि पप्पू ने पूर्णिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद क्यों दिया। अब बात करते हैं एशिया कप में भारत से बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान के रोने की। मैच रेफरी को हटाने की मांग की है पाकिस्तान ने। असल में कल दुबई में हुए एशिया कप के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को अच्छी तरह धूल चटाई। वन साइडेड मैच था। 7 विकेट से पाकिस्तान को रौंद दिया और इसके बाद टीम इंडिया के प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक किए बगैर पेविलियन में रवाना हो गए। टॉस के बाद भी कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया ने इस जीत को पहलगाम के विक्टिम्स और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले भारतीय सेना के जवानों को डेडिकेट किया। इससे बौखलाया पाकिस्तान ने खूब हाय तौबा मचाई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से शिकायत की। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप के मुकाबलों से हटाने की मांग की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं। नकवी ने कहा कि मैच रेफरी और इंडिया के प्लेयर्स का रवैया आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से जुड़े नियमों के खिलाफ है। पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने आरोप लगाया कि टॉस के दौरान मैच रेफरी ने दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था। फिर मैच जीतने के बाद भारत के खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर पेविलियन लौट गए तो भी मैच रेफरी ने आपत्ति नहीं जताई। इसीलिए पाकिस्तान ने पहली शिकायत एशियन क्रिकेट काउंसिल से की, क्योंकि एशिया कप का आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल कर रही है। अब नोट करने वाली बात यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ही हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी से शिकायत की, क्योंकि मैच रेफरी आईसीसी की तरफ से भेजे गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर उस्मान वाहला को भी सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर उस्मान वाहला ने इंडियन प्लेयर्स के रवैये को तुरंत आईसीसी के सामने नहीं उठाया, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन इन सारी बातों का टीम इंडिया पर कोई असर नहीं हुआ। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, कुछ बातें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और क्रिकेट की कर्तव्य से बहुत ऊपर होती हैं, बड़ी होती हैं। पहलगाम का इशू ऐसा ही है। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने कहा, टीम इंडिया ने मैदान पर जो किया वो बिल्कुल सही था। टीम इंडिया के प्लेयर्स सबसे पहले भारतीय हैं। पूरी टीम पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है और वो इस जीत को देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को समर्पित करते हैं, जो पूरी बहादुरी से देश की हिफाजत कर रहे हैं। सर देखो कैसा है, इट्स आई फील few things in life are ahead of sportsman spirit also, and I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families also, express our solidarity also. As I said at PC that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible. पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर T20 टीम इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल ने भी पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शुभमन गिल ने मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, आज की जीत पहलगाम के पीड़ितों और हमारी रक्षा करने वाले हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को समर्पित है। भारत के जज्बात मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह जिंदाबाद हैं।
भारतीय खिलाड़ियों के सुख से पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अफसर बिलबिला गए। पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर्स खेल भावना की दुहाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद और मोइन खान ने तो यहां तक कह दिया कि पीसीबी को भी अपने प्लेयर से कहना चाहिए कि अब पीसीबी के अधिकारियों को बीसीसीआई का बॉयकॉट करना चाहिए, बीसीसीआई के लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तब पता चलेगा बेइज्जती क्या होती है। इंडियन प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को, वहां के फॉर्मर प्लेयर्स को लगता है बड़ी बेइज्जती हो गई। शोएब अख्तर ने कहा कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स को लाना नहीं चाहिए। शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय प्लेयर्स अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, लेकिन ये सारी बातें खेल के मैदान से बाहर रहें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी शोएब अख्तर का समर्थन किया, कहा कि क्रिकेट और सियासत को अलग रखना चाहिए। असल में पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद से भारत के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा तो है। लोग पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध कर रहे थे। इस पर किरेन रिजिजू ने सफाई दी। रिजिजू ने कहा कि भारत पहले कह चुका कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टीनेशनल फोरम में किसके साथ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना, इसका फैसला भारत नहीं कर सकता। इसलिए एशिया कप में टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेली, लेकिन जीत के बाद हमारे प्लेयर्स ने जो किया वही देश की भावना का सही रिफ्लेक्शन है। जहाँ तक ये जो क्रिकेट खेला है, ये पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल खेल नहीं है, एशिया कप है। उसमें अगर इंडिया नहीं खेलेंगे तो इंडिया ऐसे आउट हो जाएगा। और ओलंपिक्स, एशिया कप पाकिस्तान के लिए नहीं होता है, वो पूरा देशों के लिए होता है। पाकिस्तान का साथ तो भारत ने कोई मैच खेला ही नहीं है, कोई बायलैटरल पाकिस्तान में भी गया नहीं है, पाकिस्तान को अलग से बुलाया नहीं है। ये जैसे कि ओलंपिक्स में अगर किसी देश से हमारे दुश्मनी है, उसका वजह से हम ओलंपिक नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका होगा। तो इसलिए इसको समझना है। सेंटीमेंट सही है, लेकिन सेंटीमेंट के पीछे जो एक रैशनल थिंकिंग होना चाहिए कि भारत अलग से कहाँ पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैच खेल रहा है। लेकिन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशिया कप, इस तरह का जो टूर्नामेंट होता है वो बहुराष्ट्र होते हैं, वो मल्टीलेटरल होते हैं, सारा राष्ट्र मिलकर खेलते हैं उसमें। वो अलग से पाकिस्तान इंडिया का खेल नहीं है। पहली बात तो है कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ही नहीं चाहिए था। अब उन्हें बुरी तरह हरा दिया तो लोगों की नाराजगी थोड़ी कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान को तो हर हार पर रोने की आदत है, चाहे वो जंग के मैदान में हारें या क्रिकेट के पिच पर। पाकिस्तान को मातम तो अपनी टीम की पिटाई पर मनाना चाहिए था, पर वो इस बात को लेकर रो रहे हैं कि हाथ क्यों नहीं मिलाया, हाथ मिलाते तो रोते कि गले क्यों नहीं लगाया। पाकिस्तान की टीम को रोना तो इस बात पर चाहिए था कि उनके बैट्समैन और बॉलर दोनों फेल हुए, पर वो रो इस बात पर रहे हैं कि इंडियन ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद मिला। दरवाजे तो उसी दिन बंद हो गए थे जब से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने हमारे बेगुनाह लोगों का कत्ल करने वालों को सपोर्ट किया। मैं कप्तान सूर्य कुमार यादव की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपनी जीत को पहलगाम के विक्टिम्स और हमारी सेना को समर्पित किया। वैसे घुसपैठियों की प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश में नहीं, अमेरिका और यूरोप के देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में तो घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए हैं। ब्रिटेन में मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है, क्योंकि ब्रिटेन में ज्यादातर अपराधों के पीछे इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं। इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इंग्लैंड ने भारत को बांटा, अब उसी इंग्लैंड में हालात ऐसे हो गए कि इंग्लैंड के टुकड़े हो जाएंगे। ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है, और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बच जाओगे, वो नहीं हुआ।
इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से। मोहन भागवत ने इंग्लैंड में बंटवारे की बात क्यों की, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। असल में यूरोप में घुसपैठों के खिलाफ आजकल जबरदस्त गुस्सा है। लंदन में इलीगल इमिग्रेंट्स की बढ़ती आबादी के विरोध में यूनाइटेड द किंगडम के नाम से प्रोटेस्ट मार्च हुआ, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। लंदन की सड़कों पर इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए कि क्राउड को मैनेज करने में लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पसीने छूट गए। माइग्रेंट्स के खिलाफ इस प्रोटेस्ट मार्च की कॉल ब्रिटेन के कट्टर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने दी थी, जिसमें एलन मस्क वर्चुअली जुड़े। रॉबिन्सन पिछले कई साल से ब्रिटेन में अप्रवासियों और खासतौर से मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनका आरोप है कि दूसरे देशों से आए मुस्लिम घुसपैठिए ब्रिटेन की सभ्यता और कल्चर को तबाह कर रहे हैं, ब्रिटेन के असली निवासियों का हक मार रहे हैं। यूनाइट द किंगडम मार्च के दौरान रॉबिन्सन ने कहा कि उन्होंने लोगों को बोलने की आजादी और ब्रिटिश विरासत को बचाने के लिए एकजुट किया है। रॉबिन्सन ने स्टारमर की सरकार से मांग की कि इंग्लिश चैनल के रास्ते गैर कानूनी रूप से ब्रिटेन में घुसपैठ करने वालों को सख्ती की जाए, उनको ब्रिटेन में घुसने से रोका जाए। टॉमी रॉबिन्सन पिछले कई साल से इंग्लिश डिफेंस लीग नाम से एक संगठन चला रहे हैं और अप्रवासियों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथी अप्रवासी अक्सर टॉमी रॉबिन्सन के निशाने पर रहते हैं। हालांकि वो हिंदू भारतीयों की तारीफ करते हैं। उन्होंने ब्रिटेन में रह रहे हिंदुओं की हिफाजत का प्रण लिया हुआ है। रॉबिन्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं और मोदी की हिंदुत्ववादी राजनीति का समर्थन करते हैं। मोहन भागवत की बात सही है, ब्रिटेन में जबरदस्त डिवाइड है। लंदन की सड़कों पर ब्रिटेन के ओरिजिनल नागरिकों ने जिस तरह से शक्ति का प्रदर्शन किया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। असल में ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2011 के सेंसस में ब्रिटेन में कुल 27 लाख मुसलमान थे। 2021 में यह संख्या बढ़कर 40 लाख हो गई और ब्रिटेन का अनुमान यह है कि 2030 तक 7 करोड़ आबादी में 60 लाख मुसलमान होंगे। यह फिगर लीगल माइग्रेंट्स का, इलीगल माइग्रेंट की संख्या अगर इसमें जोड़ दी जाए तो स्थिति अलार्मिंग है। इसीलिए ब्रिटेन की सरकार ने जिस तरह से अपने दरवाजे गैर कानूनी तरीके से बोट से आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए खोले, उसको लेकर लोकल लोग कई महीनों से उबल रहे थे। जब स्टारमर की सरकार ने इन इलीगल माइग्रेंट्स के लिए ब्रिटेन के लोगों के पैसे से होटल्स में रहने का इंतजाम किया, उन्हें जॉब्स ऑफर करने लगे, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस पूरे मामले को हवा देने में इलॉन मस्क और उनकी मीडिया का भी अच्छा खासा रोल है। खास तौर पर घुसपैठ करके आने वाले मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ यह मुहिम चल पड़ी है। अब इसे संभालना ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल होगा। अमेरिका में तो प्रेसिडेंट ट्रंप घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान चला ही रहे हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते गुरुवार में डलास में इंडियन ओरिजिन के नागरिक चंद्रा नागमलैया को निर्मम हत्या पर गहरा दुख जताया। ट्रंप ने कहा कि वो भारत के नागरिक के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पिछले हफ्ते गुरुवार को डलास में क्यूबा के एक इमिग्रेंट अपराधी कोबोस मार्टिनेज ने भारतीय मोटर मैनेजर चंद्रा नागमलैया की सिर काटकर हत्या कर दी थी। यह खबर मैंने आपको डिटेल में दिखाई थी। हैवान हत्यारे कोबोस ने कैसे कुल्हाड़ी से चंद्रा का सिर धड़ से अलग करने के बाद सिर को किक भी मारी थी, यह भी मैंने आपको दिखाया था। हत्यारा कोबोस पुलिस की गिरफ्त में है। ट्रंप ने कहा कि भारतीय नागरिक की बेरहम हत्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या की वजह से हुई है और इसके लिए जो बाइडेन जिम्मेदार है। लेकिन अब उनकी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो ये इंश्योर करेंगे कि भारतीय नागरिक का सिर काटने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर अच्छी खबर यह है कि ट्रेड डील पर दोनों देशों की बात फिर से शुरू हो रही है। अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच
आज रात भारत आ रहे हैं। ब्रेंडन लिंच कल भारत के चीफ नेगोशिएटर, कॉमर्स मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के साथ ट्रेड और टैरिफ पर बात करेंगे। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत और अमेरिका के बीच 5 राउंड की बातचीत पहले ही हो चुकी है। छठे दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी टीम पिछले महीने भारत आने वाली थी, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद अमेरिकी ट्रेड टीम का 25 से 29 अगस्त का भारत दौरा रद्द हो गया था। लेकिन अब ट्रंप के रुख में बदलाव आया है, इसलिए अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भारत आ रहे हैं। हालांकि भारत अभी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल ने कहा कि ब्रेंडन लिंच का यह दौरा ट्रेड नेगोशिएशन का अगला राउंड नहीं है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि अभी अमेरिकी नेगोशिएटर के साथ वो मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे और इसके बाद ट्रेड डील को लेकर नेक्स्ट राउंड की बातचीत होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया है। ट्रंप के टैरिफ को भी भारत ने अनफेयर करार दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ यह कहकर लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत ट्रंप से बार बार पूछ रहा है, चीन तो रूस से भी ऑयल खरीद रहा है, भारत से भी बड़ा खरीदार है, यूरोपीय देश भी रूस से तेल और गैस दोनों खरीद रहे हैं, फिर एडिशनल टैरिफ सिर्फ भारत पर क्यों? ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए अब ट्रंप ने यूरोपीय देशों के खिलाफ भी सख्ती दिखाई है। ट्रंप ने कहा कि नेटो के कई देश रूस से ऑयल खरीद रहे हैं, यह ठीक नहीं है। अगर यूक्रेन में जंग रोकनी है तो यूरोप को भी कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि सारा ठेका अमेरिका ने नहीं ले रखा। Look, they're buying oil, and they're buying it through a couple of countries that are selling it, so they're not buying it directly. Countries are buying oil from Russia and selling it into certain NATO countries, not all, but certain very substantial NATO countries. That's not the deal. Look, Europe they're my friends, but they're buying oil from Russia. So we can't be expected to be the only ones that are, full bore. But Europe is buying oil from Russia. I don't want them to buy oil. And the sanctions that they're putting on are not tough enough. And I'm willing to do sanctions, but they're going to have to toughen up their sanctions commensurate with what I'm doing. ट्रंप की 50% टैरिफ की धमकी ने इंडिया को कई दिन तक परेशान किया, लेकिन अब लगता है कि बातचीत से रास्ता निकल जाएगा। पीयूष गोयल पहले दिन से यही मेंटेन कर रहे हैं कि ट्रेड का और टैरिफ का रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, और यह रास्ता ऐसा होगा जिसमें दोनों देशों को अपना अपना फायदा दिखाई दे। बिजनेस की डील, ट्रेड के एग्रीमेंट्स कभी एक तरफा नहीं होते। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अपने इंटरिम ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के कुछ प्रोविजंस पर फिलहाल रोक लगाने के लिए तैयार हुआ है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा कि संसद से पास कानून पर स्टे की कोई जरूरत नहीं दिखती, लेकिन कानून की कुछ धाराओं पर विचार करने की जरूरत है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन का अधिकार कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर के तहत एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो आम नागरिकों के हक पर फैसला करे। इसलिए यह अधिकार वक्फ ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट और उससे ऊपर की अदालत के पास ही रहेगा। एक्ट में प्रोविजन यह है कि जो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा हो वही प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा जब तक सरकार इस पर रूल फ्रेम नहीं कर देती तब तक इस प्रोविजन पर रोक रहेगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 20 मेंबर्स में से अधिकतम 4 मेंबर्स ही गैर मुस्लिम होने चाहिए। इसी तरह राज्य वक्फ बोर्ड के 11 मेंबर्स में से मैक्सिमम 3 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। इसके साथ साथ कोर्ट ने सरकार को यह सजेस्ट किया कि वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड समेत सभी पक्षकारों ने स्वागत किया, इसे अपनी जीत बताया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा कुछ नहीं है जिसे जीत बताया जाए।
ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाले रूल पर स्टे दे दिया है, लेकिन कल को राज्य सरकारें इसका रूल फ्रेम कर देंगी तो इसे रोका नहीं जा सकेगा और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना यह है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूं। तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना, और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताए ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदलकर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। इसके बाद ओवैसी ने वक्फ प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के अधिकार कलेक्टर से छीने जाने वाले पॉइंट पर बात की। ओवैसी ने बताया कि कलेक्टर से भले ही वेरिफिकेशन का अधिकार छीन लिया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी के सर्वे का काम तो प्रशासन का ही है और जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर मालिकाना हक भले ही वक्फ बोर्ड के पास रहे, लेकिन असली कब्जा तो एएसआई का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। एएसआई के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब एएसआई की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा वक्फ वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं, अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। रिलीजियस प्रैक्टिस चलते रहेगी, मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका एएसआई मालिक हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में स्टे नहीं दिया, आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाए, कलेक्टर हो जाएगी। इसके बाद ओवैसी ने वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स और वक्फ बोर्ड के सीईओ के मुस्लिम होने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर बात की। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट ने मुस्लिम सीईओ नियुक्त करने का फैसला सरकार पर छोड़ दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार से कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि उस सुझाव को ईमानदारी से लागू करेगी। सीईओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीईओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट कहे हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए। अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी में बात कर रहे, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। ओवैसी की बातें सुनने के बाद, कोर्ट के फैसले को डिटेल में स्टडी करने के बाद मौलानाओं का रुख भी बदला। जो मुस्लिम संगठन दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे थे, शाम होते होते वो भी कहने लगे कि कोर्ट का ये अंतरिम फैसला मायूस करने वाला है।
जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर से संबंधित अदालत के कमेंट चिंताजनक हैं। मस्जिदों और कब्रिस्तानों की सुरक्षा तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती जब तक वक्फ बाय यूजर के सैद्धांतिक पक्ष को स्वीकार न कर लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है अगर किसी संपत्ति पर लंबे वक्त से वक्फ का कब्जा है तो उसे वक्फी प्रॉपर्टी माना जाएगा, फिर चाहे वक्फ बोर्ड के पास उस संपत्ति के कागजात हों या ना हों। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कुछ चिंताओं पर ध्यान तो दिया, लेकिन इस समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक इस कानून को रद्द नहीं किया जाता। इसलिए आज के फैसले से निराशा हुई। दूसरी तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को लेटर एंड स्पिरिट में सही माना है, यह बड़ी बात है। जिन प्रावधानों का जिक्र आज के अंतरिम आदेश में हुआ उस पर क्या हो सकता है, इसे लेकर सरकार फिर से चर्चा करेगी। देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है। पिटिशनर्स ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की 12 धाराओं पर आपत्ति दर्ज की, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट ने 7 धाराओं पर आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। 5 प्रोविजंस ऐसे हैं जिन पर राहत दी गई है, लेकिन यह राहत परमानेंट नहीं है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, वक्फ बाय यूजर का कोई मतलब नहीं होगा। वक्फ के पैरोकारों के लिए यह बड़ा झटका है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक बेकाबू कार की वजह से कहर देखने को मिला। दिल दहलाने वाली घटना हुई। धौला कुआं में BMW के एक्सीडेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी वाइफ गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी चला रही गगनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गगनप्रीत के साथ गाड़ी में उनके हस्बैंड और बच्चे भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। गगनप्रीत ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, पहले मेट्रो के पिलर से टकराई और फिर दूसरी तरफ घूमकर बगल से गुजर रही मोटर बाइक से टकराई। इस बाइक पर नवजोत सिंह और उनकी वाइफ थे। एक्सीडेंट के बाद लोगों ने गगनप्रीत को गाड़ी से निकाला, पास से गुजर रही एक वैन को रोककर सड़क पर घायल पड़े नवजोत सिंह और उनकी वाइफ को हॉस्पिटल भेजा, लेकिन गगनप्रीत ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो खुद दोनों को हॉस्पिटल ले जाएंगी। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नवजोत सिंह की मौत हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि गगनप्रीत ने नवजोत और उनकी वाइफ को धौलाकुआ या दिल्ली कैंट के आसपास के हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं कराया? वो हादसे वाली जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर GTB नगर के हॉस्पिटल में क्यों गई? जो हॉस्पिटल में लेके गई दैट वाज अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट, और वो इतना एक गांव जैसी जगह थी, छोटा सा 50 गज का, ना वो हॉस्पिटल था ना वो नर्सिंग होम था, ICU था, एक छोटे से कमरे के जितना था। इतना गंदा हॉस्पिटल था। क्यों हो गई वो? क्योंकि वहाँ पे वो फेक एविडेंस प्रेजेंट कर रही थी, वो अपने एविडेंस छुपाने की कोशिश कर रही थी, और वो उनके फादर का हॉस्पिटल था। जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है, तो वो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो उसको इतनी दूर लेके गई हैं। अगर उनमें जरा सी भी इंसानियत होती, अगर वो उनको ये था कि मैं इसको लेके जाऊं, ये काम उन्होंने ठीक किया, लेकिन कहाँ पे? इतनी दूर। जिस एरिया में उनका एक्सीडेंट हुआ है वहां पे इतने सारे हॉस्पिटल थे, बेस्ट हॉस्पिटल थे, अगर वहां लेके जाती तो आज उसको हम बचा सकते, आज वो हमारे साथ खड़ा होता। इस हॉस्पिटल से गगनप्रीत या उनके फादर का कोई कनेक्शन है या नहीं, इसको लेकर
पुलिस सभी इंक्वायरी पूरी नहीं कर पाई है। हालांकि साउथ वेस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी ने कहा कि गगनप्रीत ने बताया कि कोविड के दौरान उसने इसी हॉस्पिटल में अपनी फैमिली का इलाज कराया था, इसलिए वो यहाँ के स्टाफ को जानती थी, इसलिए वो नवजोत को इस हॉस्पिटल में ले गई। सारी बातें तो जांच के बाद क्लियर होंगी। उसमें जब हमने जो लेडी थी अक्यूज हैं इस केस के अंदर उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करा, तो शी जस्ट सेड कि मैं शॉक में थी सर, उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा फैमिली जो बच्चे थे उसमें ट्रीट करा था उन्होंने कोविड के टाइम पे, तो इसलिए मुझे वही नज़र आया और संडे का टाइम था, खाली भी था, तो उन्होंने जो टैक्सी या कैब के जो ड्राइवर थे उनको बोला कि उधर ले लो और हम वहाँ पे सारा कोऑर्डिनेट करा लेंगे। तो ये रीज़न रहा था मेनली। सर एक और बात कि क्या जो एक्यूज है उसकी फैमिली का बैकग्राउंड जो है उस हॉस्पिटल से किसी तरह जुड़ा हुआ है? बताया जा रहा है कि उसके फादर 3 डायरेक्टर में से एक हैं, कुछ ऐसा है? अभी तक तो ऐसा हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बट उस पर भी हम इंटरोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तो ऐसा नहीं मिला। जो हम उनके जो फैमिली मेंबर से पूछा है या जो एक्यूज लेडी है उनसे पूछा है, शी सेड कि उनके जो फादर हैं वो कटलरी बिजनेस के अंदर थे, तो उनसे उसका अभी तक तो कोई लेना देना नहीं है, बट अगर जो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो डेफिनेटली हम उसको लेके आएंगे। इस मामले में ये बड़ा सवाल है, क्या एक्सीडेंट की आरोपी का इस हॉस्पिटल से कोई कनेक्शन है जिसके कारण वो इतनी दूर विक्टिम को लेकर गई? अगर आसपास के किसी हॉस्पिटल में नवजोत को पहुंचाया जाता तो क्या उनकी जान बच सकती थी? मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए सीसीटीवी को चेक करके इस बात की भी जांच होनी चाहिए, क्या ये मामला रैश ड्राइविंग का है? आज सुप्रीम कोर्ट ने अनंत अंबानी के एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर वंतारा को तमाम आरोपों से क्लीन चिट दे दी। आज जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी बराले की बेंच ने कहा कि वंतारा ने नियम कायदों के हिसाब से ही देश विदेश से जानवर मंगाए, उनकी देखरेख का इंतजाम किया। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस बराले ने ओपन कोर्ट में वंतारा की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट को पढ़ने से साफ हो जाता है कि वंतारा पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में किसी भी कानून या नियम का वायलेशन नहीं पाया। वंतारा गुजरात के जामनगर में है, जहां बेसहारा और बीमार जंगली जानवरों का इलाज होता है, उनकी देखभाल की जाती है, जानवरों को जंगल जैसा नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है। लेकिन 2 पिटीशनर्स ने वंतारा पर नियम कायदों के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगाया था। पिटीशनर सीआर जयासुकीन और देव शर्मा ने मीडिया रिपोर्ट्स, एनजीओ और वाइल्ड लाइफ संगठनों के हवाले से इल्जाम लगाया था कि वंतारा में देश विदेश से जो जानवर इकट्ठा किए गए हैं वो नियमों के खिलाफ हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन करते हैं। पिटीशनर्स ने कहा था कि खासतौर पर हाथियों को वंतारा में पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इन आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जे चलमेश्वर की अगुवाई में एक एसआईटी बनाई गई। इस टीम में उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले और पूर्व आईएएस ऑफिसर अनीश गुप्ता को शामिल किया गया था। एसआईटी ने 12 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। आज इसी रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को क्लीन चिट दी। वंतारा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। एक बयान में वंतारा ने कहा कि आज इंसाफ की जीत हुई है। एसआईटी की जांच से साफ है कि वंतारा पर लगाए गए इल्जामात और उस पर उठाए गए सवाल बेबुनियाद थे। वंतारा ने अपने बयान में कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट से न सिर्फ राहत मिली बल्कि इससे बेसहारा जानवरों की सेवा करने और इस काम में और ज्यादा तेजी लाने की प्रेरणा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि अनंत अंबानी के वंतारा की जांच करवाई। इंक्वायरी करने वाली टीम के हेड जस्टिस चलमेश्वर थे, जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो प्रो गवर्नमेंट हैं, इसलिए कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि मोदी ने अंबानी को बचाया। और बड़ी बात है कि अनंत अंबानी ने बेसहारा बीमार जानवरों के इलाज के लिए अपने पैसे से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनवाई, उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। अनंत अंबानी ये पैसा होटल्स में, कसिनो में, दुनिया के किसी बिजनेस में लगा सकते थे, करोड़ों रुपए और कमा सकते थे, पर उन्होंने अपना टाइम,
अपना पैसा और अपना दिमाग पशु पक्षियों को बचाने, उन्हें आश्रय देने और उनकी देखभाल करने के लिए लगाया। ये बेजुबान जानवर कभी थैंक यू तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन उनकी आंखों में करुणा और आभार की झलक जरूर दिखाई देगी।